बहुत बड़ी खबर क्या है आज? अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नया कानून आ रहा है। बहुत बड़ी खबर है, आज की सबसे बड़ी खबर है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो गया है। सदन में चर्चा को 8 घंटे बीतने वाले हैं। ठीक 12:16 पर लोकसभा में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया और वक्फ संशोधन बिल को लेकर विस्तार से बातचीत की, हर मुद्दे पर बात की, हर पहलू को समझाया और यह भी कहा कि हम धार्मिक मामलों में दखल नहीं दे रहे हैं और ना ही मस्जिदों में सीधे दखल दे रहे हैं। यह बिल सिर्फ और सिर्फ संपत्ति मैनेजमेंट का बिल है। किरण रिजिजू ने अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि यह बिल मुसलमानों के हित में है, इससे उनको लाभ मिलेगा। किरण रिजिजू ने 12:16 से लेकर 1:12 तक लगातार बोलते रहे। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल को लेकर किरण रिजिजू ने करीब 56 मिनट तक सरकार का पक्ष रखा। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने पलटवार किया। ठीक 1:12 पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई वक्फ संशोधन बिल पर संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं। गौरव गोगोई ने जैसे ही बोलना शुरू किया, आरोपों की बौछार करने लगे। सबसे पहले आरोप लोकसभा स्पीकर पर लगाए कि जब मंत्री जी बोल रहे थे तो आपने विपक्ष को कुछ बोलने नहीं दिया। हमारे साथ भी ऐसा ही करिएगा। इसके बाद गौरव गोगोई ने कहा कि मंत्री महोदय ने सदन को मिसलीड किया है, मतलब भ्रमित किया है। गौरव गोगोई अभी 30-40 सेकंड ही बोले थे कि लोकसभा स्पीकर ने उनको टोकते हुए कहा कि आप स्पीकर पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते मिस्टर गौरव गोगोई। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने गौरव गोगोई को बोलने के लिए कहा। गौरव गोगोई फिर खड़े हुए, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से मिसलीड वाले बयान पर हंगामा होने लगा। खुद मंत्री किरण रिजिजू इसका जवाब देने के लिए खड़े हो गए। बिल पेश होने और फिर गौरव गोगोई के मिसलीड वाले बयान पर हंगामा हुआ है, संसद में हंगामा हुआ है और इस हंगामे को बताने से अच्छा दिखाना होगा। देखिए। खिलाफ गौरव गोगोई मंत्री महोदय बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बिना उन्होंने अपनी बात रखी। वही संरक्षण आप मुझे दे। आप हमेशा सदन पर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा? आपने उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया। सर, इन्होंने हम अपना भाषण देने से पहले इन्होंने मिसलीड किया बोला। इसके बाद गौरव गोगोई ने फिर से बोलना शुरू किया और सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार संविधान को खत्म कर देना चाहती है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि देश की सेक्युलर इमेज को इस बिल से धक्का लगेगा। बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, ध्रुवीकरण करने के लिए सब किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, सुनना चाहिए। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है
भ्रम फैलाना। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। कि समाजवादी पार्टी इनका विरोध करती है। वक्फ बिल पर चर्चा होती रही, पक्ष विपक्ष के लोग अपना अपना मत देते रहे। इसके बाद शाम ठीक 6:11 पर देश के गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बोलने के लिए खड़े होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। बहुत जल्द ही मुस्लिम समझ जाएंगे कि बिल अच्छा है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बड़ी बातें कही हैं, ये सुनना चाहते हैं? आपको ये भी सुनना चाहिए, इसलिए सुना रहा हूं, सुनिए। भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर, माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। देश तोड़ दोगे आप लोग। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। 4 साल में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि ये कानून तो उनके फायदे में है। गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। सब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अमित शाह गुस्से में थे, साफ साफ कह दिया ऐसे कैसे कानून नहीं मानोगे, ये कानून सबको मानना पड़ेगा। संसद में आज क्या क्या हुआ सब कुछ आपको विस्तार से बता दिया। आगे ये भी बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या, क्यों वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत थी और नए कानून में क्या क्या बड़े बदलाव होंगे ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि वक्फ संशोधन बिल पर आगे क्या होगा। डाल दीजिए जरा, वॉल पर डाल दीजिए आपकी आगे क्या होगा। लोकसभा में बिल पेश है, चर्चा चल रही है। ये चर्चा चल रही है लोकसभा में। जो ये अमित शाह, गौरव गोगोई, किरण रिजिजू को आप देख रहे थे, वो आप इस सदन में देख रहे थे। ये यहाँ बहस चल रही है अभी और रात 10 बजे तक चलेगी। फिर क्या होगा? राज्यसभा में यानी कल 3 अप्रैल को बिल पेश होगा। लोकसभा में संसद के दोनों सदनों में कोई भी बहस होती है, उसके बाद ही कानून का शक्ल लेने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है बिल। लोकसभा में आज बिल पेश हो गया है, बहस चल रही है। कल राज्यसभा में बिल पेश होगा, उसके बाद दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा बिल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनेगा। किसी भी कानून को बनने से पहले सदन, देश के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचना होता है। आज लोकसभा की बारी है, कल राज्यसभा में बहस होनी है, फिर राष्ट्रपति के पास जाकर फाइनल हस्ताक्षर होने के बाद वक्फ कानून में जो बदलाव होना है वो देश के सामने होगा। वक्फ बोर्ड है क्या और ये कैसे काम करता है? वक्फ बोर्ड है क्या? आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, चल रहा होगा ना।
वक्फ बोर्ड है क्या और ये कैसे काम करता है ये बताऊंगा, लेकिन इस वक्त कोई बड़ी खबर आ रही है, कोई बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगा। वक्फ बोर्ड क्या है आप देखिए। बड़ी खबर यह है कि वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा का समय बढ़ा दिया गया है। और मैं आपको बता रहा था ना कि 10 बजे तक होगा। वक्फ बिल पर चर्चा का जो समय है वो 10 बजे तक बहस चलेगी। लोकसभा में चर्चा 10 बजे तक चलेगी। वक्फ बिल बहस के बाद होगी वोटिंग। वोटिंग होगी, कौन समर्थन में है, कौन विरोध में है। कल राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। ये चर्चा कितने बजे तक होनी थी? ये चर्चा 8 बजे तक चलने वाली थी, यानी सीधे मुद्दे की बात जब शुरू हो रहा था प्रोग्राम तभी ये खत्म हो जाना था। लेकिन 2 घंटे तक इस समय को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिल है। देश में तरह तरह की बात हो रही है, इसलिए आपको ये देश ये चाहता है कि इस पूरे मसले पर जिसको जो बात कहनी हो वो खुलकर अपनी बात कहे। इसलिए 2 घंटे इस समय को बढ़ा दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं, चूंकि अभी अपडेट आई थी, बड़ी खबर है, इसलिए आपको बता दिया। अब आप तेजस्वी सूर्या को देखिए, वो अभी संसद में बोल रहे हैं। आपको 30 सेकंड से 1 मिनट तक सुना देता हूं क्या बोल रहे हैं ये, और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड और बिल क्या है जिस पर इतनी बहस हो रही है। पहले सीधे एक बार संसद की कार्रवाई देख लीजिए। देखिए 13 where the Waqf board was judiciary, legislature, executive all rolled in one. There was no concept of separation of powers. सर, देश में छोड़िए, विश्व में ऐसा दूसरा एक बॉडी नहीं है जिसमें वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है। ऐसा एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को कांग्रेस पार्टी ने ये वक्फ 2013 अमेंडमेंट के माध्यम से इस देश में लागू किए थे। सर बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इन दिस कंट्री, जो कि सांसद हैं, आप उनकी बात सुन रहे थे। तेजस्वी सूर्या बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे। संसद में अभी भी लाइव बहस चल रही है, लेकिन अगर 8 बजे तक चलने वाली थी बहस और उसको 2 घंटे तक बढ़ा दिया गया है। मैं आपसे कह रहा था ना कि देश के सामने सरकार ये चाहती है कि सभी तरह की बातचीत आ जाए, इसलिए सबको खुलकर बोलने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन इन 2 घंटों के मायने क्या है, सीधे आपको दिल्ली लेकर चलता हूं, और दिल्ली से मेरे सहयोगी आपको जहां खड़े हैं वहां पीछे लिखा है रमजान मुबारक, और माथे पर तिलक लगाए अमृत तिवारी खबर बता रहे हैं वक्फ बोर्ड की। यही इस देश की खूबसूरती है, यही इस देश की गंगा जमुनी तहजीब है। अमृत 2 घंटे का वक्त बढ़ना, इसका मतलब क्या, इसके मायने क्या? संसद में 2 घंटे का वक्त मतलब बढ़ा दिया जा रहा है। इसके मतलब, इसके मायने और इसकी जो इसका जो अर्थ है, ये आप अपने शब्दों में समझा दीजिए। फिर इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहां खड़े हैं, किन लोगों के बीच में खड़े हैं। अमृत तिवारी। यानी जी देखिए, पहले जो समय निर्धारित किया गया था वो 8 घंटे का था, लेकिन उसे फिर 8 बजे किया गया, क्योंकि जो सदन के भीतर लोकसभा में जो जिस अंदाज में जो बहस हो रही है, डिबेट हो रही है, वो काफ़ी जो है सार्थक हो रही है। चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो तमाम जो बातें रखी जा रही हैं वो एक सही दिशा में जा रही है। जैसे कि जब किरण रिजिजू ने अपनी बात रखी, जब ओपनिंग उनका जो स्पीच था वो उसको लेकर के जिस तरह से तरुण गोगोई ने जो उनको एक तरह से काउंटर किया, वो बड़ा ही एक हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता। और इसी तरह से लगातार जो है जो भी संशय रहा है उसको जो है सत्ता पक्ष जो है वो दूर करता रहा है। जैसे कांग्रेस के इमरान मसूद ने जो एक तरह से आरोप लगाया सरकार पे कि वो विघटनकारी राजनीति को हवा दे रही है, अमित शाह दोबारा आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए कोई विघटनकारी नहीं हो रहा है। उन्होंने एक बात साफ करते हैं अपने भाषण में कि वक्फ से कोई जुड़े बात नहीं है, धार्मिक जो भी इस्लामिक मामलों में जो स्कॉलर थे, जो लोग हैं वही रहेंगे, कोई दूसरे धर्म का दूसरे धर्म में जाकर के दखलंदाजी नहीं करेगा। ये बड़ी बात रही। यानी कि जिस अंदाज में बहस जा रही है बड़ी ही पॉजिटिव हो रही है सदन में, और एक दूसरे की बात लोग सुन रहे हैं। अक्सर हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जो बहस होती है तो लोग जो है शोरगुल ज्यादा करने लगते हैं, हल्के फुल्के शोरगुल के क्षण आए हैं, लेकिन जिस हालात में वहां पे वार हो रहा है वैसे ही पलटवार भी हो रहे हैं, और यह एक लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा देखने को मिल रही है। सरकार चूंकि हेलमेट है कि नजर बनाए रखिएगा, नजर बनाए रखिएगा अमृत, नजर बनाए रखिएगा। और जहां आप खड़े हैं, अगर आपके पास लोग होंगे तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन रंजना दिखाई दे रही है स्क्रीन में दूसरी तरफ मेरे, और उनके आसपास बहुत लोग हैं। भोपाल आज दिन भर
चर्चा के केंद्र में रहा। रंजना, आप लोग लगातार तस्वीर देश के सामने, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शकों के सामने पहुंचाती रही, लेकिन अभी क्या स्थिति है? वक्फ पर भोपाल की जनता, पुराने भोपाल में बड़ी संख्या में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, क्या कह रहे हैं? किस तरह का जश्न मनाया गया भोपाल में, और आप जिन लोगों के साथ हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है? रंजना, जल्दी से आप विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए। रंजना। जी बिल्कुल, भोपाल की तस्वीरें आज इसलिए भी खास नहीं क्योंकि जहां एक तरफ विरोध हो रहा था, लेकिन राजधानी भोपाल में मुस्लिम समुदाय के लोग ही जश्न मनाते हुए नजर आए। उन्होंने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और आतिशबाजी भी हुई। हमारे साथ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हीं से बात करेंगे। बिल को लेकर विरोध बहुत हो रहा है, लेकिन आप लोग इसके पक्ष में हैं या नहीं है? आपका नाम क्या है सबसे पहले? देखिए, मेरा नाम है सैयद सलाउद्दीन, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ मैं, और हम इस बिल के पक्ष में हैं। ये बिल संशोधन होकर आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि जो वक्फिया संपत्ति है पूरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश से लगा के लखनऊ, लखनऊ से लगा के इंदौर और हर जगह बड़े बड़े सूबों में, तो ये वहाँ पर अरबों खरबों रुपए की संपत्ति भूमाफियाओं के कब्जे में है। तो ये संशोधन बिल इसलिए लाया जा रहा है कि उन संपत्तियों को संरक्षित कर उन मुस्लिम बच्चों को जिनकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई है आज तक, जो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाए, क्योंकि वो सारा के सारा मामला जो है भूमाफिया कमा रहे हैं उससे, वो संपत्ति की क्या फायदा क्या होगा आप लोगों को इस बिल के आने के बाद? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ायदे वाली बात की है। इससे पहले जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, आने का था, चाहे उनकी तीसरी पारी है, यही विपक्ष के लोगों ने इतना होल हंगामा करके रखा था कि साहब मोदी जी आएंगे तो साहब आपको CA NRC में आपको छोड़ना पड़ेगा। आप बताइए, आज तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं वो, कोई गया क्या? अगर आपको पूछना है रंजना, बड़ी बात ये कह रहे हैं, ये भाईजान जो बात कह रहे हैं रंजना, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, और तीसरा टर्म है उसके बाद भी CA में कुछ हुआ क्या? रंजना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मेरे साथ अनमोल भी दिखाई दे रहे हैं। अनमोल कहां खड़े हैं? और अनमोल, वक्फ को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, रायपुर के जो मुस्लिम भाई हैं वो क्या सोचते हैं? जरा उनसे जल्दी से बात कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अनमोल। बिल्कुल, क्या सीधे तौर पर इनसे बात करते हैं कि आखिरकार हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के भाई हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है। ये वक्फ बोर्ड पर डिबेट भी चल रहा है इस वक्त सदन में, और सरकार इसको जो है पास भी करा सकती है। आपके पास बहुमत है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 70 साल से ये संविधान हमारे देश का जो बना था, 70 साल के पहले जब देश आज़ाद हुआ था, इस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वक्फ बोर्ड की आज़ादी दी थी। वक्फ बोर्ड का उन्होंने बनाया था, और उस समय मुसलमानों को और हर चीज़ की आज़ादी मिली थी। सरकार कह रही है इसको तो व्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा है। अरे सर, ये व्यवस्था हमारी ऊपर ही क्यों हो रही है व्यवस्था? आप बता दीजिए कि क्या लग रहा है आपको, इससे व्यवस्था ही सुधरेगी? मुद्दा विहीन सरकार, जिस दिशा में काम करने की आवश्यकता है उस दिशा में ये काम नहीं कर पा रहे हैं, ना बेरोजगारी के मुद्दे में, ना महंगाई के मुद्दे में, ना ये क्राइम रोक। आप बता दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में उतर आई है, और सिर्फ और सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहिए कि मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते हैं और हमेशा कलेक्टर के आधार बैठाल के ये बता दिए कि सरकार के दबाव में आपको काम करना पड़ेगा। बहुत लंबी चर्चा हुई है और अमित शाह ने जवाब भी दिया है, तो ये आपको लगता है ये फैसला ठीक है सरकार का? नहीं, गलत है। आज मुसलमान के खिलाफ है का मत है। भोपाल में जहां लोग समर्थन कर रहे हैं, अमृत संसद में बढ़े हुए समय का विश्लेषण कर रहे हैं, तो वहीं रायपुर के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, मुद्दा विहीन सरकार है और इनके पास मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ही क्यों करना। ये सब अलग अलग तरह की चर्चा है, और सीधे मुद्दे की बात यह है कि चर्चा जो भी होगी विस्तार से हम बताएंगे। बहुत धन्यवाद अमृत आपका, बहुत धन्यवाद रंजना आपका, और अनमोल तिवारी आपका। आगे बढ़ते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड क्या है और ये कैसे काम करता है? वक्फ पर जो बहस हुई वो आपने देख लिया। वक्फ पर आम जनमानस क्या सोच रहे हैं, रायपुर भोपाल में अलग अलग प्रतिक्रिया, वो आपको बता दिया। वक्फ बिल पर जो बहस हो रही है देश के दोनों बड़े सदनों में, होनी है राज्यसभा में और आज हो रही है लोकसभा में, वो आपको लाइव सुना दिया, सब कुछ बता दिया। लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है कि वक्फ बोर्ड है क्या और ये कैसे काम करता है। वैसे तो देश में वक्फ का इतिहास बहुत पुराना है और मुगल काल से ही माना जाता है कि वक्फ बोर्ड की शुरुआत दिल्ली में सल्तनत के दौर से मानी जाती है, और आजादी से पहले 1913 में भी मुस्लिम वक्फ मान्यकरण का उल्लेख मिलता है। लेकिन वक्फ को कानूनी मान्यता नेहरू सरकार ने 1954 में दी थी। तब देश में पहली बार
वक्फ अधिनियम नाम से कानून बना था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड सरकारी संस्था की तरह काम करने लगा। वक्फ बोर्ड का मुख्य काम था कि 1947 में बंटवारे के बाद जितने भी मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति की कानून के दायरे में देखभाल करना, और वक्फ इन जमीनों का उपयोग मुसलमानों के हितों में करेगा। 1955 में यानी कि वक्फ कानून लागू होने के 1 साल बाद ही हर राज्य में अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई, और इस समय देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं। 1954 में कानूनी रूप से अस्तित्व में आए वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है और ये कितना अमीर है बोर्ड, ये भी आपको बता देता हूं, ये भी जान लीजिए। हाल ये है कि देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। वैसे तो मीडिया रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर अलग अलग दावे किए गए हैं, लेकिन 2022 में केंद्र सरकार ने आधिकारिक डाटा जारी करते हुए बताया था कि देश भर में वक्फ के पास 7,80,000 से ज्यादा अचल संपत्तियां हैं। मतलब देश में 7,80,000 प्रॉपर्टी हैं और सबसे ज्यादा अचल संपत्ति उत्तर प्रदेश में है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने लोकसभा में जो आंकड़े जारी किए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ है। इन आंकड़ों के हिसाब से ही ये पता चलता है कि देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। रेलवे के पास देश में कुल जमीन करीब 33 लाख एकड़ है, तो वहीं देश में दूसरे नंबर पर सेना यानी कि रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय के पास करीब 17 लाख एकड़ जमीन है। सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास ही है, जो करीब 9.4 लाख एकड़ है। और आरोप लगते हैं कि ये जमीन वक्फ कानून का दुरुपयोग करके ही हासिल की गई। संसद में बिल पेश करते वक्त केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस दावे पर भी बात की और उन्होंने कहा कि सेना और रेलवे की जमीन तो देश की ही जमीन है ना, फिर वक्फ की जमीन उन्हीं की कैसे हुई, जिस पर विपक्ष की तरफ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सुनिए क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू और उसके जवाब में अखिलेश यादव। सुनिए। सर, आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं। हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है। हम लोग सब चलते हैं उसमें। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि सेकंड लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी लेने, जहां ट्रेनिंग करता है, जहां वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है, वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? वक्फ बोर्ड पर ऐसे आरोप क्यों लगते रहे, ये भी आपको समझा देता हूं। दरअसल अभी तक जो वक्फ कानून था, उस कानून पर बचपन में पढ़ा हुआ एक मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है। मुहावरा है, ना खाता ना वही, जो वक्फ कहे वही सही। अभी जो वक्फ कानून देश में लागू है, उसके कुछ प्रावधान आपको बताऊंगा तो आप भी यही कहेंगे। देख लीजिए वो वक्फ कानून के कौन कौन से प्रावधान हैं जिनकी वजह से वक्फ कानून में इतने बड़े बदलावों की जरूरत पड़ी है। देखिए, कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो अभी के वक्फ कानून के हिसाब से अगर वक्फ बोर्ड ने कोई फैसला सुना दिया तो उसे देश में कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती है। एक बार फिर से कह रहा हूं, एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि वक्फ बोर्ड ने अगर कोई फैसला सुना दिया तो देश में कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती है। बदलना नहीं चाहिए इन्हें। देश की अदालतों में भी नहीं, हाई कोर्ट में भी नहीं,
हां, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। इसी प्रकार वक्फ बोर्ड के अनुसार अभी तक ये कानून है कि अगर किसी जमीन पर मस्जिद बनी है या किसी भी जमीन का उपयोग किसी इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो रहा है तो वो जमीन अपने आप वक्फ बोर्ड की ही मानी जाएगी। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा कर दे तो वो जमीन भी उसी की मान ली जाती थी। आप किसी जमीन पर खड़े हो जाइए, हमारी होगा ऐसा? नहीं होगा। फिर चाहे कोई व्यक्ति वैध कागजों के साथ उस जमीन पर अपना दावा क्यों ना करता रहे। इसके अलावा वक्फ के नियमों के हिसाब से वक्फ बोर्ड में मुस्लिम धर्म के अलावा किसी और धर्म का कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है, ना ही किसी जिम्मेदार पद पर रह सकता है, और वक्फ बोर्ड में कोई महिला भी सदस्य नहीं बन सकती थी, फिर चाहे वो मुस्लिम धर्म की ही क्यों ना हो। कानून के कुछ ऐसे ही प्रावधानों की वजह से हाल ये है कि जमीनों के मालिकाना हक से जुड़ी 58,000 से ज्यादा याचिकाएं वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर दर्ज हैं। करीब 12,500 से ज्यादा केस अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में पेंडिंग हैं। 18,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है और वक्फ बोर्ड को लेकर 165 से ज्यादा केस देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में पेंडिंग है। वक्फ बिल पेश करने के वक्त इन प्रावधानों का जिक्र करते हुए यहां तक कहा गया कि वक्फ को इतनी छूट थी कि अगर हम संशोधन बिल नहीं लाते तो संसद की जिस जगह पर हम बैठे हैं वह जमीन भी वक्फ की होती। सुनिए क्यों कहा ऐसा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने, सुनाइए भाई। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। आप ये सब देखकर और सुनकर खुद ही समझ गए होंगे कि आखिर क्यों वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत पड़ी और क्यों संशोधन इतना जरूरी था। अब ये भी जान लीजिए कि लोकसभा में आज पेश हुए वक्फ संशोधन बिल के हिसाब से कौन कौन से कानून पूरी तरह से बदल दिए गए हैं और कौन से नए नियम लाए गए हैं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि वक्फ कानून की धारा 40 को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। दरअसल यही वो धारा थी जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बना लेता था और वक्फ के फैसले को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब सरकार ने इस धारा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यही वो कानून है जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग करके वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में अकूत संपत्ति इकट्ठा की। ये बात खुद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश करते वक्त कही है। धारा 40 पर केंद्रीय मंत्री का क्या कहना है आपको ये भी सुनना चाहिए, फिर आगे की बात विस्तार से करूंगा। सुनिए। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन सर ये प्रावधान को इतना मिसयूज हुआ, इसलिए तो इतना लाखों प्रॉपर्टी का संख्या बढ़ गई। ये तो बात थी धारा 40 की, यानी बड़े बदलाव की। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या नए प्रावधान इस वक्फ संशोधन बिल में किए गए हैं वो भी आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। नए
वक्फ बिल में एक बड़ा बदलाव यह भी है कि अब बोर्ड में 2 महिला सदस्यों का होना भी जरूरी किया गया है। इसके अलावा 2 सदस्य गैर मुस्लिम भी होंगे, जबकि अब तक ऐसा नहीं था। नए वक्फ बिल के तहत अब वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई गई है। वक्फ किसी संपत्ति पर दावा करेगा तो सरकार की तरफ से ऑडिटर नियुक्त किया जाएगा। किसी भी विवादित संपत्ति का ऑडिट जिले के कलेक्टर कर सकेंगे और जब तक कलेक्टर फाइनल रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक वक्फ किसी भी संपत्ति को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकेगा। यानी हर काम अब कानून के दायरे में होगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के फैसले को हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकेगी। नए कानून के आने के बाद सरकार का कंट्रोल वक्फ बोर्ड पर बढ़ेगा, जबकि अब तक वक्फ बोर्ड पर सरकार का कोई खास कंट्रोल नहीं था। ये तो बात थी लोकसभा में पेश हुए वक्फ संशोधन बिल की, और इस पर सदन से लेकर सड़क तक हो रही राजनीति। लेकिन इससे इतर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने आज पूरे देश का ध्यान खींचा है। उसका कारण क्या था? लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने पर मुसलमानों ने सबसे बड़ा जश्न भोपाल में ही मनाया है। बड़ी संख्या में सुबह से ही भोपाल में मुस्लिम समाज ने सड़कों पर आतिशबाजी की और मोदी सरकार के पक्ष में नारेबाजी की। इस जश्न में सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने हिस्सा लिया। राजधानी भोपाल में मनाए गए इस जश्न पर हमारे सहयोगी विवेक राणा की रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। आप समझ पाएंगे कि सिर्फ विरोध के स्वर नहीं हैं, खुश भी हैं लोग। देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के जो संशोधित जो बिल है उसका जो स्वागत है वो यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आतिशबाजी की जा रही है। जो मुस्लिम समुदाय की जो महिला है वह सड़कों पर आ गई है और मोदी जी का धन्यवाद करती हुई दिखाई दे रही है। ईद लग रही है हमें, और हम लोग एक साथ रहते हैं, ईद ही लगती है। और ऐसे मौके पे जब मोदी जी की बात आती है तो ईद ही रहती है। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। बिल्कुल सही है साहब। जो मुझे वक्फ बोर्ड ने जो जमीनें जमा रखी, हमारी झुग्गी मिल जाए छोटी तो उसमें गुजारा कर लेंगे हम लोग। वो मोदी जी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ समर्थन करते हैं। हम लोग उनकी फुल सपोर्ट में हैं और हमारी आशा है कि वो इसी तरह संघर्ष करते रहें ताकि वो इसी पद पे हमेशा बने रहें। ऐसा नहीं है भाई साहब कि सिर्फ विरोध हो रहा। ये तो बात वक्फ बिल को लेकर हुई, लेकिन देश में अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह की संसद में हुई नोकझोंक खूब वायरल है। और ये नोकझोंक वक्फ बिल को लेकर नहीं हुई है, ये बहस हुई है बीजेपी अध्यक्ष को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हंसते हुए पलटवार किया। क्या कहा है पता है? नहीं पता, सुनिए बातचीत। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बीजेपी यानी गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कह दिया जाओ 25 साल तक अध्यक्ष बने रहो। ये बात सही है। कौन बदलेगा? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। इस बयान की खूब चर्चा है, सोशल मीडिया पर वायरल है, आपको भी सुना दिया। और वक्फ मैं खुद नहीं समझ रहा था
अपने आप को समझाते हुए आपको भी समझा दिया।